हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। और जिस तरह हमने बाकी चार्टर एक्ट्स और इंडियन काउंसिल एक्ट्स को समझा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को भी हम 6 मेन हेडिंग से समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और लास्ट में हम इस एक्ट का असेसमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास हुआ था तो उसके पास होने के पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पर ज़रूर पड़ा होगा। और इस तरह हम उन घटनाओं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 1906 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से जस्ट 3 साल पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहली ये कि ब्रिटेन में लिबरल पार्टी पावर में आ गई थी और इसी साल इंडिया में मुस्लिम लीग भी फॉर्म हुई थी। लिबरल पार्टी के पावर में आने से अब ये माना जा रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम दे सकती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लीडर्स मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लोग रहते हैं और इन 10 लोगों में 6 मुस्लिम हैं और बाकी के 4 दूसरी कम्युनिटीज से हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के केस में सिर्फ मुस्लिम्स ही चुनाव में खड़े हो पाएंगे और वोटिंग का अधिकार भी उस चुनावी क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, जबकि जबकि बाकी कम्युनिटीज़ जो उस एरिया में रह रहे हैं वो ना तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं और ना ही वोट डाल सकते हैं। तो मुस्लिम लीग की दो मेजर डिमांड्स थी, उनमें से सेपरेट इलेक्टोरेट एक थी। दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 इंडियंस को अलाउ किया जाना चाहिए, एक मुस्लिम होना चाहिए और दूसरा किसी दूसरी कम्युनिटी से हो सकता है। तो ये था बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही हाथ में था, जो कि ब्रिटेन में रहते हुए वाइसरॉय की मदद से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा था। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रोल से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं हुए थे। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस हुए थे कि नहीं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के ही समय से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या को 6 कर दिया गया था। सबको अलग अलग पोर्टफोलियोज भी दे दिए गए थे और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही पहली बार ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर भी दी गई थी और ये पावर वाइसरॉय को दी गई थी ताकि वो अर्जेंट मैटर्स पर टेम्परेरी लॉज बना सके जो कि 6 महीने तक वैलिड भी रहते थे। उसके बाद हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। तो क्या मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स में भी कोई चेंजेस नहीं हुए थे? नहीं, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज हुआ और वो चेंज ये था कि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर इंडियन हो सकता है। और पहले इंडियन जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए वो थे सत्येंद्र सिन्हा। ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर थे। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, बट मुस्लिम लीग इससे नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने मांग की थी 2 इंडियन मेंबर्स की, जिसमें उनकी डिमांड थी कि एटलीस्ट एक मुस्लिम हो और दूसरा किसी दूसरी कम्युनिटी से। इसीलिए मुस्लिम लीग तो नाराज़ हो गई। हालांकि सत्येंद्र सिन्हा के बाद जो नेक्स्ट लॉ मेंबर बने वो मुस्लिम थे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का क्या हाल था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। बट उससे पहले हमें देखना होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या स्थिति थी, वो समझते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। देखो, हमने देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक तो वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसके अलावा एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे जिनकी संख्या कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकती थी। हालांकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आते ही एडिशनल मेंबर्स को मैक्सिमम लिमिट यानी 16 पर ही रखा गया था, जिसमें 6 ऑफिशियल्स होते थे और 10 नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मेंबर्स मतलब वो मेंबर्स जो ब्रिटिश सरकार में सिविल या फिर मिलिट्री सर्विसेज में काम कर रहे होते थे, और नॉन ऑफिशियल्स 3 जगहों से लिए जाते थे। 5 को वाइसरॉय नॉमिनेट करता था और 4 आते थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट की प्रोविंशियल असेंबलीज से, और एक नॉमिनेट होता था कैलकाटा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और हाँ, ये 6 ऑफिशियल्स भी वाइसरॉय ही नॉमिनेट करता था। यानी कुल मिलाकर 6 और 5 यानी 11 एडिशनल मेंबर्स को वाइसरॉय ही नॉमिनेट करता था।
ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा चेंजेस क्या क्या हुए। तो एडिशनल मेंबर्स की संख्या अब 16 से 60 कर दी गई थी, मतलब मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60। हालांकि यहाँ पर भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आते ही शुरुआत से एडिशनल मेंबर्स की संख्या 60 ही थी, जिनमें ऑफिशियल्स 28 हो गए थे जिन्हें वाइसरॉय नॉमिनेट करता था, और नॉन ऑफिशियल्स में अभी भी 5 मेंबर्स को वाइसरॉय द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता था। और कहा गया कि बाकी के जो मेंबर्स हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेट होकर आते हैं, ये नॉमिनेट होकर नहीं बल्कि इलेक्ट होकर आएंगे, यानी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रोविंशियल असेंबलीज में यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसपैलिटीज़ एट्सेट्रा से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से इलेक्ट होकर आ रहे थे, और वो लोग नॉमिनेट करते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के इन मेंबर्स को। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन ही हुआ। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को भी बढ़ाया गया। अब संख्या कर दी गई थी 32। पहले क्या होता था, सिर्फ कैलकाटा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेंबर चुन के आते थे, अब बॉम्बे के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आएंगे। तो यहाँ पर संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई। इसके अलावा प्रोविंशियल असेंबली से अब 4 नहीं बल्कि 12 मेंबर्स चुनकर आएंगे। एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज भी बढ़ा दी गई थी, वो हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाले पॉइंट में देख लेंगे। तो ये 12, 2 और 5 नॉमिनेटेड, बाकी के लोग स्पेशल इलेक्टोरेट से चुनकर आएंगे जिनकी संख्या होगी 13। तो आप देखो 28 ऑफिशियल और 32 नॉन ऑफिशियल, ये हो गए कुल मिला के 60 एडिशनल मेंबर्स। अब बात करते हैं इस स्पेशल इलेक्टोरेट की। यहाँ पर कहा गया कि इसमें 2 बिजनेसमैन चुनकर आएंगे, 5 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और 6 ज़मींदार। और ये जो 5 मुस्लिम्स हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनकर आएंगे, यानी मुस्लिम लीग की ये डिमांड मान ली गई। और इस तरह कहा जा सकता है कि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म ने इंडिया में पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस डेटा को हम कुछ और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऑफिशियल्स कितने हैं? 28। और नॉन ऑफिशियल्स कितने हैं? 32। तो मेजोरिटी किसकी हुई? नॉन ऑफिशियल्स की। बट हमने 1892 एक्ट में देखा था कि ऑफिशियल्स में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में अभी भी ऑफिशियल्स की ही मेजोरिटी मानी गई। अब इसी डेटा को एक और एंगल से देखते हैं। एडिशनल मेंबर्स में नॉमिनेटेड कितने हैं? 28 और 5 यानी 33। और इलेक्टेड कितने हैं? 32 माइनस 5 यानी 27। यानी इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड से कम है। और हाँ, ये याद रखना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन भी अलाउड था। अब एक बार देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के फंक्शन से रिलेटेड कोई चेंजेस हुए कि नहीं। वापस से पहले देखना पड़ेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या स्थिति थी। हमने देखा था कि फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशंस तो अलाउड थे, बट फाइनेंस बिल पर वोटिंग अलाउड नहीं थी। और एडिशनल मेंबर्स को 6 दिन का नोटिस देने के बाद काउंसिल मेंबर्स से क्वेश्चन पूछना अलाउड था, बट काउंटर क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। अब देखते हैं कि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुआ। तो अब जो है फाइनेंस बिल पर डिस्कशन के साथ साथ वोटिंग भी अलाउड कर दी गई, और एडिशनल मेंबर्स क्वेश्चन के साथ साथ अब एग्जीक्यूटिव से साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। तो ये तो हुए सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड चेंजेस। अब देखते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के चेंजेस। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अब 7 जगह पे बना दी गई थी। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बर्मा और असम। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंसेस में एडिशनल मेंबर्स 50 कर दिए गए थे, और पंजाब, बर्मा और असम में 30। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि नॉन ऑफिशियल्स की संख्या जो है वो ऑफिशियल से ज़्यादा हो सकती है, जबकि हमने देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में ये अलाउड नहीं था। और एडिशनल मेंबर्स आपको पता ही है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ज़मींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एट्सेट्रा यानी डिफरेंट जगह से चुन कर आते थे। तो अब हम फाइनली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के इम्पैक्ट्स को देखते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से इंडिया में हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में एक दूरी सी बननी शुरू हो गई थी, और इसी वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। हालांकि मुस्लिम लीग इसका स्वागत कर रही थी क्योंकि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। और नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल दोनों ही लेवल्स पर इंडिया के पार्टिसिपेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, जो कि एक अच्छी बात थी। साथ ही साथ जो इलेक्टेड इंडियंस थे उनको लेजिस्लेचर में काफ़ी सारी पावर्स दी गई थी। वे अब रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे, डिफरेंट बिल्स को एलेबोरेटली डिस्कस कर पा रहे थे। बिल्स के अप्रूवल में उनका अच्छा खासा योगदान रहा। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये इलेक्टेड लोग जनता द्वारा इलेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वोटिंग की पावर्स तो बहुत ही कम लोगों के पास थी।
इनफैक्ट सिर्फ वही लोग वोट डाल पा रहे थे जिनके पास एक बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, जो जिनका एक लेवल ऑफ एजुकेशन हो, यानी बहुत ही चुने गिने लोग। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो चुने हुए इलेक्टेड लोग थे, ये सिर्फ बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आम जनता से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो इस तरह हमने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया। बुक्सतवा चैनल पर हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से इंडिया के आज़ाद होने तक की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बुक्सतवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सतवा।